नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डायरेक्टली साइंस 2 का लेसन 3 चालू कर देंगे, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। तो ये लेसन डायरेक्टली शुरू करने का जो रीजन है वो ये है कि जो मियोसिस और माइटोसिस का पार्ट है उसके ऊपर अभी थोड़ा सा काम चालू है। उसके जो फिगर्स है उसके अंदर बहुत सारे फिगर्स है, तो उसके ऊपर काम चालू है, इसलिए आज सीधा हम थर्ड लेसन चालू कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे के रखा है हमें, वो देखते हैं हम। विच आर द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं? तो हमारे अंदर कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि हम रेस्पिरेशन, सांस लेना, सर्कुलेशन यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है उसको सर्कुलेशन बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाना, एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टेड सब्सटेंस, और सेंसेशन जैसे कि हमें कभी भी अगर चींटी काटती है तो हमें सेंस होता है, उसको सेंसेशन बोलते हैं हम, और एंड रिस्पॉन्स थ्रू नर्वस सिस्टम, वही हम रिस्पॉन्स देते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू। फिर उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन दे के रखा है हमें, विच लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी। कौन से प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है, वो देखते हैं। तो ये जब हम अंदर जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तब वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन होता है, फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, ये पहली बात हो जाती है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो सेल को सप्लाई होता है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के मदद से, ये हमें मदद करता है एनर्जी का प्रोडक्शन में मदद करता है, नहीं तो एनर्जी लिबरेशन ऐसा भी हम बोल सकते हैं, इसके अंदर हमें मदद करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पहले हमने क्या किया, न्यूट्रिशन यानी कि हमने पहले खाना खाया, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजन जो था वो हर एक सेल को सप्लाई हुआ। तो इस तरीके से जो हमारे तीनों प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन, ये इसेंशियल है। फिर उसके बाद विच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो ये जो है ये मुझे बताना, तो जो वीडियो है मियोसिस और माइटोसिस के बाद बताना चाहिए, पर अभी भी बता देता हूँ। जो दो सेल डिवीजन के मेन टाइप है वो है माइटोसिस और मियोसिस। इन माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। जो माइटोसिस है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और दो डॉटर सेल हमें मिलते हैं एक सेल से। क्या होता है, वापिस से मैं रिपीट करता हूँ। इन माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। फिर उसके बाद दो डॉटर सेल हमें मिलते हैं एक सेल से। फिर अभी हम बात करते हैं मियोसिस की। इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। मियोसिस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर हमारा होता है वो हाफ पे रिड्यूस हो जाता है। समझिए कोई भी हम नंबर ले लें, उसका आधा। फ्रॉम वन सेल 4 डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन्ड। मियोसिस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक सेल से 4 डॉटर सेल मिलते हैं। तो ये हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, तीसरा। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। क्रोमोसोम का रोल क्या है सेल डिवीजन में। अब यहाँ पे हमने तीसरे क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ पे रिड्यूस होता है, मतलब जो मेन है, जो सेल डिवीजन है वो होता ही क्रोमोसोम की वजह से। तो ये मतलब मेन जड़ है, अगर क्रोमोसोम नहीं तो फिर सेल डिवीजन भी नहीं। तो ड्यू टू क्रोमोसोम्स जो डीएनए होता है पेरेंटल सेल से वो डॉटर सेल में एंटर करता है, ये मेन बात है। और जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं सेल डिवीजन से। तो वो ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्रोमोसोम की वजह से। क्रोमोसोम रहने चाहिए, अगर क्रोमोसोम नहीं तो इसमें से कुछ भी होगा ही नहीं। तो फिर आगे देखते हैं हमारे पैराग्राफ में क्या दे के रखा है हमें। वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लास। हमने पिछले क्लास में कई तरीके के लाइफ प्रोसेसेस पढ़े। ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस दैट इज न्यूट्रिशन, खाना खाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेड सब्सटेंसेस, सेंसेशन मैंने बताया, और रिस्पॉन्स यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद ये जो सारे प्रोसेसेस है ये एसेंशियल है, दे आर एसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। जिंदा रहना है तो ये सारे प्रोसेस होने ही चाहिए। अगर ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। इंसान क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। बिसाइड्स
दीज लाइफ प्रोसेसेस, ये लाइफ प्रोसेसेस को अगर छोड़ा भी जाए तो वन मोर प्रोसेस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सबको छोड़ के एक और प्रोसेस है जो हमारे अंदर अकर करता है, वो है रिप्रोडक्शन। However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. यहाँ पे रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए तो हमें मदद नहीं कर सकता है, पर रिप्रोडक्शन हमें इस तरीके से मदद करता है कि जो हमारी स्पीशीज है उसका, जो हमारी जो स्पीशीज है उसको हम कंटिन्यू कर सके एक के बाद एक। फिर उसके बाद हमें नीचे देके रखा है कुछ क्वेश्चंस देके रखे हैं, कैन्यूटेल से देके रखे हैं। तो पहले हम अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कैन्यूटेल से और क्वेश्चन देके रखे हैं, तो हम पहले वो देख लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज? जो मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज है, अगर हम ये बात करें तो इसका मतलब, उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या हो गया। तो मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज जो है, इसका मतलब एक स्पीशीज अंडरटेक्स सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। उनका जो रिप्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल होता है और वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं उनके खुद के टाइप के। मतलब रिप्रोडक्शन हुआ और उन्होंने एक खुद के टाइप का, समझ लीजिए इंसान नहीं तो कोई भी जानवर, एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम। एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन स्पीशीज, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है जो स्पीशीज को कंटिन्यू रखता है, एग्जिस्ट करता है, करवाता है अर्थ के ऊपर। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन देके रखा है हमें, वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। तो ये पूछते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म है वो क्या जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर होता है, जो जिसने उसको प्रोड्यूस किया उससे, वो क्या उसकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो क्या सिमिलर होती है? नहीं। क्यों? ये होता है क्रॉसिंग की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो देखते हैं क्या है। द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओल्ड वन इज नॉट जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स। In meiotic cell division, there is crossing over in homologous chromosomes. This produces genetic recombination. तो क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसके वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उनका नहीं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उनके कैरेक्टर्स ज्यादातर हम में पाए जाते हैं, पेरेंट्स के मुकाबले ग्रैंड पेरेंट्स के। फिर thus the new organisms is different from the earlier one. However, if the reproduction is of asexual type, then the young one is exactly similar to the parents. अगर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रहा तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो नया ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है। तो अब यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया है। Who determines whether the two organism of a species will be exactly similar or not? कौन डिसाइड करता है? तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है रिप्रोडक्शन का टाइप। रिप्रोडक्शन जो है उसके दो टाइप होते हैं, जैसे कि हमने पिछले साल पढ़ा था, एक सेक्सुअल होता है और एक एसेक्सुअल होता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नहीं होती। तो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, एसेक्सुअल में नहीं। तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वही डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा तो एग्जैक्टली सिमिलर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा तो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय एन अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जब हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, उससे ही हमारा हम बड़े होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमें कभी कभी लग जाती है तो वहां से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग अकर्स। तो उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वहां पे एक लेयर आ जाती है। तो वो जो लेयर है वो लेयर कैसे आती है? सेल डिवीजन की वजह से। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं उनका डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, और सेल डिवीजन की वजह से ही गैमेट्स बनते हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे तो गैमेट्स नहीं बनेंगे, सेल डिवाइड होने चाहिए तभी गैमेट्स बनेंगे। तो जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो फ्यूज होते हैं और फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑफस्प्रिंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं ये सेल डिवीजन की वजह से होते हैं, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर भी सेल डिवीजन होता है, पर ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑल्सो अकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो खत्म होता है। ये देखते हैं आगे क्या दिया है हमें। फॉर्मेशन ऑफ
new organism of same species by an earlier existing organism is called as reproduction. Reproduction is one of the various important characters of living organism. Reproduction एक बहुत important character है living organisms का. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. जो reproduction है यही एक चीज है जो वो भी एक factor है जो responsible है evolution के लिए. अब हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि म्यूटेशंस होते हैं, जो हमारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है उसके अंदर चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से म्यूटेशंस होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे एवोल्यूशन के लिए. फिर उसके बाद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन अकर्स मेनली थ्रू 2 मेथड्स. ओके, जो 2 मेथड से हमारे अंदर रिप्रोडक्शन होता है. तो उसके 2 मेथड क्या है, मैंने अभी भी बताया था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. फिर उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमें टॉपिक देखे रखे. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ओके, जो नया ऑर्गेनिज्म बना, जो अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से जो नया ऑर्गेनिज्म बना, इसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, तो वो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक अगर सीधा सीधा बोला जाए, एक रिप्रोडक्शन का टाइप जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. खत्म. एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज नहीं होते, मतलब इन्वॉल्व ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है गैमेट्स का, इसके अंदर रहते ही नहीं है. द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है. क्रॉसिंग ओवर हुई ही नहीं तो बात ही खत्म. जो पेरेंट है उससे एग्जैक्टली उसकी ऑफस्प्रिंग सिमिलर रहेगी. दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. ये जो रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर हमें मेल एंड फीमेल पेरेंट चाहिए होता है, पर जो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर हमें एक ही पेरेंट चाहिए. एंड इट अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. ये एक नोट करने वाली बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है और ये एक यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है. एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक. जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मैंने क्रॉसिंग ओवर ही बोल सकते हैं हम उसको, जो क्रॉसिंग ओवर है ये एक ड्रॉबैक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है. वेयर एज फास्ट प्रोसेस इज एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मेथड. तो यहाँ पे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. इसके अंदर क्या दिया है, पहला है बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन ये अभी मैं छोड़ता हूँ, सीधा यहाँ पे देखते हैं हम. प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, अमीबा हो गया, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये एग्जांपल्स है, प्रोटिस्ट के एग्जांपल है. एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल like mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. Binary fission के मदद से ये asexual reproduction perform करते हैं. ये जो है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो पहले 4 लाइन है, ये पूरा अच्छे से याद रहना बहुत जरूरी है. अगर ये अच्छे से याद रख लिया ये एग्जाम्पल सब, तो ये जो बाइनरी फिजन है उसको अच्छे से समझ भी पाते हैं और हम उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं एग्जाम में. फिर उसके बाद इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस के अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 सिमिलर डॉटर सेल्स फॉर्म करने के लिए. बाइनरी फिजन अकर्स बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस. बाइनरी फिजन माइटोसिस से भी अकर हो सकता है, अमाइटोसिस से भी अकर हो सकता है. यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि द पेरेंट सेल डिवाइड, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है क्या फॉर्म करने के लिए, 2 डॉटर सेल्स नहीं, 2 सिमिलर डॉटर सेल्स. फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ फिजन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट. तो जैसे कि अभी पहले हम यहाँ फिगर में देखते हैं, यहाँ पे हमारा पैरामेशियम है, उसके अंदर एक्सिस ये ऐसा जा रहा है, एक्सिस जो फिजन हो रहा है, जैसे कि कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है वो. और यहाँ पे मैं ऊपर लेता हूँ पहले, ये इसमें कोई एक्सेस ही नहीं है. इसके अंदर कैसे भी ऐसा भी कट हो सकता है, ऐसा भी कट हो सकता है, ऐसा भी, मतलब जो अमीबा है वो कैसे भी कट हो सकता है. जो हमारा पैरामेशियम है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली कट हो सकता है. तो इसको बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन, और ये जो है इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. और जो हमारे थर्ड देके रखा है यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना के अंदर सीधा लॉन्जिट्यूडनल ऐसे
हमारा हमने जो ग्लोब अब जब हम पढ़ते हैं तब उसके अंदर हमें मिलता है कि लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो फिर जो एक्सेस होता है फिजन नहीं तो डिवीजन का, वो अलग होता है अलग प्रोटिस्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिख रखा है, अमीबा कोई भी प्लेन में डिवाइड हो जाता है क्योंकि स्पेसिफिक शेप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सर्कल में है, स्क्वायर में है, वो कोई भी शेप में होता है, इसलिए उसको कहीं से भी कट किया जा सकता है। फिर उसके बाद पैरामेशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऐसे सीधे जैसे सॉरी हॉरिजॉन्टल, जैसा हमने यहाँ पे देखा पैरामेशियम। फिर उसके बाद यूग्लिना, सीधा सीधा लॉन्जिट्यूडनल। फिर उसके बाद बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली बात है कि बाइनरी फिजन तब परफॉर्म होता है जब कंडीशंस फेवरेबल हो, जब कंडीशन वो ऑर्गेनिज्म को फेवर कर रही है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। कोई चीज कोई भी जो कंडीशन होती है वो हमको तभी कोई भी तरीके से फेवर कर सकती है, अबंडेंट फूड मटेरियल देके, यानी कि सफिशिएंट फूड मटेरियल देके। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फिजन देख लेते हैं हम। मल्टीपल फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। तो जो मल्टीपल फिजन है वो किसको कौन परफॉर्म करता है, अमीबा परफॉर्म करता है और दूसरे भी प्रोटिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, अमीबा मल्टीपल फिजन जो है वो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया एंड देयरबाय मूवमेंट्स। जो सीडोपोडिया होता है, जैसे कि एक छोटे छोटे लेग्स, कभी लेग्स देखी होंगे आपने, तो वैसे ही एक सीडोपोडिया होता है, उससे वो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, वही उससे ही मूव करता है अमीबा। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया बनना ही बंद हो जाता है और जो मूवमेंट होता है अमीबा का वो भी बंद हो जाता है। Whenever there is lack of food and any other type of adverse condition, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी यहाँ पे खाना कम पड़ता है या फिर कोई अलग ही टाइप की कंडीशन आ जाती है जहाँ पे उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो तब इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो अमीबा होता है वो राउंडेड बन जाता है, कब, जब लैक ऑफ फूड नहीं तो कोई दूसरी कंडीशन जो उसको फेवर नहीं कर रही है, विच इज अनफेवरेबल, इट बिकम्स राउंडेड, गोल बन जाता है और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आजू बाजू। सच एनसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एज सिस्ट। तो ये जो एनसिस्टेड अमीबा है, नहीं तो कोई भी दूसरा प्रोटिस्ट है जिसने ऐसा कवर करके रखा है, तो इसको बोलते हैं हम सिस्ट। फिर उसके बाद मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स इन द सिस्ट। बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो फिजन के, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन नहीं तो फिजन भी बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो बार बार डिवाइड होता है, तो न्यूक्लियर फिजन बोलते, डिवीजन बोलते हैं हम इसको। तो मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म, ओके। फिर सिस्ट के अंदर, ओके, इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी अमीबुले आर फॉर्म। तो इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और बहुत सारे अमीबुले फॉर्म हो जाते हैं। दे रिमेन एनसिस्टेड टिल देर आर एडवर्स कंडीशंस। तो जब तक जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है तब तक वो एनसिस्टेड होते हैं, और सिस्ट है, जो सिस्ट है वो ब्रेक्स ओपन, द सिस्ट ब्रेक्स ओपन, वो फूट जाता है। कब, जब फेवरेबल कंडीशंस अराइव होती है, यानी कि जब कंडीशन उसको फेवर करती है तब सिस्ट ओपन हो जाता है और सारी अमीबुले जो होते हैं वो उससे रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से था हमारा मल्टीपल फिजन। तो आइए अब यहाँ पे हमें दिया है बडिंग, तो हम बडिंग को पढ़ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। तो देखते हैं क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग इन यीस्ट, अ यूनिसेल्युलर फंगस। जो यीस्ट है वो एक यूनिसेल्युलर फंगस है। ये जो फंगस है ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। तो यीस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन की वजह से 2 न्यूक्लियाई वो प्रोड्यूस करता है, ये जो न्यूक्लियाई दिख रहा है। फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस करने के लिए, बडिंग से रिप्रोड्यूस करने के लिए वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। फिर अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द पेरेंट सेल। एक स्मॉल बल्ज अपीयर हो गया यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं, अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द पेरेंट सेल। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बड। ये जो बल्ज है ये एक बड है।
where one of the two dotted nuclei enters this bud after sufficient growth but separates from the parent cell and starts to live independently as a daughter yeast cell. तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है, जो डॉटर सेल है दोनों डिवाइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली उसकी लाइफ जो लाइफ है इट लिव्स इट्स लाइफ इंडिपेंडेंटली. तो ये जो बडिंग था बहुत ही इजी टॉपिक था ये. तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो खत्म होता है. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. धन्यवाद.